आज हमारे पास एक ऐसा विषय है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद और उनके एक ऐसे उपन्यास की जो आज भी मतलब उतना ही खरा है जितना लगभग 100 साल पहले था। हम बात कर रहे हैं 1927 में लिखे गए उपन्यास प्रतिज्ञा की। और ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो सीधे समाज की जड़ों पर चोट करता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पूरी कहानी एक प्रतिज्ञा के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो एक इंसान की अंतरात्मा और समाज के जो बेरहम नियम हैं, उनके बीच की लड़ाई बन जाती है। बिल्कुल। तो चलिए, इस लड़ाई को समझने के लिए पहले उस मैदान को समझते हैं जहां ये लड़ी जा रही थी। 1927 का भारत। जब मैं इस साल के बारे में सोचता हूं तो दिमाग में आज़ादी की लड़ाई, नारे, जुलूस, ये सब आता है। लेकिन हमारे स्रोतों से जो पता चलता है वो ये है कि समाज के अंदर एक और लड़ाई चल रही थी जो शायद ज्यादा खामोश लेकिन उतनी ही भयानक थी। आपने खामोश और भयानक शब्द इस्तेमाल किए, और ये उस दौर की विधवाओं की स्थिति को बताने के लिए बिल्कुल सही शब्द है। सोचिए, एक स्त्री जिसका पति गुजर गया, उसे समाज जीते जी मार देता था। ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, ये एक हकीकत थी। स्रोत में इसका जो वर्णन है वो दिल दहला देता है। हाँ, उसमें लिखा है कि विधवा होना सिर्फ पति को खोना नहीं था, बल्कि अपनी पूरी पहचान, अपने रंग, अपनी हंसी और भविष्य में किसी भी खुशी की उम्मीद को खो देना था। सफेद कपड़े, सिर मुंडवाना, किसी भी शुभ काम में शामिल न होना, ये नियम नहीं थे, ये एक सामाजिक मौत का फरमान था। और यहीं प्रेमचंद का कमाल दिखता है। वो सिर्फ ये नहीं बता रहे थे कि ये सब हो रहा है, वो पूछ रहे थे क्यों हो रहा है और किसके बनाए नियमों से हो रहा है। ये समझना जरूरी है कि 1927 का दौर सिर्फ राजनीतिक उथल-पुथल का नहीं था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन भी चल रहे थे, जो इन कुरीतियों पर सवाल उठा रहे थे। प्रेमचंद का उपन्यास हवा में नहीं लिखा गया था, वो इसी सामाजिक बहस को आम आदमी की भाषा में एक कहानी के जरिए सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचा रहे थे। प्रतिज्ञा लिखना ही अपने आप में इस क्रूर व्यवस्था को एक सीधी चुनौती देना था। और इस सीधी चुनौती को उठाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प किरदार को चुना, है ना? अमरकांत, जो अपने समय से बहुत आगे सोचता है। एक आदर्शवादी नौजवान जिसे लगता है कि अगर कुछ गलत है तो उसे ठीक करना ही चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। हाँ, अमरकांत उस नई पीढ़ी का प्रतीक है जो परंपरा को सिर्फ इसलिए मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो पुरानी थी, वो उसे तर्क की कसौटी पर कसना चाहती थी। और दूसरी तरफ है पूर्णा, एक युवा विधवा। प्रेमचंद उसे सिर्फ एक बेचारी विधवा की तरह नहीं दिखाते हैं, वो उसे एक ऐसी इंसान के तौर पर दिखाते हैं जिसके अंदर इच्छाएं हैं, सपने हैं, दर्द है और जीने की एक दबी हुई चाहत भी है। और इन्हीं दो किरदारों के बीच उपन्यास का जो केंद्र बिंदु है वो आता है अमरकांत की प्रतिज्ञा। वो ये प्रण लेता है कि वो एक विधवा से ही विवाह करेगा। आज सुनने में ये शायद उतनी बड़ी बात ना लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक तरह का सामाजिक विस्फोट था। इंसानियत का इतना सहज काम उस दौर में एक क्रांतिकारी कदम क्यों माना गया? ये ढांचे पर हमला था जिस पर समाज टिका था। परिवार, जाति और धर्म के ठेकेदार। ये कहना कि मैं समाज की परवाह किए बिना फैसला लूंगा, उस दौर में अपने परिवार और समाज से सीधे सीधे युद्ध का ऐलान करने जैसा था। ये सिर्फ एक विवाह का सवाल नहीं था, बल्कि यह सवाल था कि क्या एक व्यक्ति को समाज के बनाए नियमों से ऊपर उठकर मानवता के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है या नहीं। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। प्रेमचंद विधवा स्त्री के जीवन की जो तस्वीर खींचते हैं वो बहुत मार्मिक है। वो ये नहीं लिखते कि पूर्णा बहुत दुखी थी। वो एक छोटा सा दृश्य रचते हैं जहां पूर्णा आंगन में बच्चों को खेलते देखती है और फिर अपनी सूनी मांग देखकर मुंह फेर लेती है। बिना भारी शब्दों के वो पूरा दर्द पाठक तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल सही, यही उनकी कला है, दिखाना, बताना नहीं। उपन्यास हमें उस स्त्री के मन की गहराइयों में ले जाता है जहां उसकी इच्छाएं, भावनाएं समाज के डर से इस कदर दबी हुई हैं कि वो खुद भी उन्हें पहचानने से डरती हैं। उसके लिए प्रेम करना अपराध है, हंसना पाप है और एक बेहतर जीवन की कल्पना करना भी समाज के खिलाफ विद्रोह है। उपन्यास कुछ ऐसे सवाल उठाता है जो आज भी हमें असहज करते हैं, जैसे क्या विधवा होना कोई गुनाह है? अगर नहीं तो उसकी सजा क्यों दी जाती है? और ये सजा देने वाला समाज
पुरुषों के लिए इतने अलग नियम क्यों रखता है? और यहीं प्रेमचंद समाज के दोहरे मापदंडों पर सबसे करारी चोट करते हैं। ये उपन्यास का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। अगर एक पुरुष की पत्नी मर जाए तो वो विधुर कहलाता है। समाज उसे सहानुभूति देता है। दोस्त रिश्तेदार कहते हैं, अरे अकेले कैसे रहोगे, दूसरी शादी कर लो, घर बसा लो। उसका दोबारा शादी करना एक जरूरत माना जाता है। लेकिन अगर स्त्री विधवा हो जाए तो उसे जीवन भर का वनवास झेलना पड़ता है। उसे अपशकुनी माना जाता है, शुभ कार्यों से दूर रखा जाता है और उसकी मौजूदगी को भी असहज समझा जाता है। उसे त्याग और तपस्या की मूर्ति बनाकर पूजने का ढोंग तो किया जाता है, लेकिन इंसान होने का अधिकार वो छीन लिया जाता है। ये दोगलापन तो कमाल का है। यही असमानता प्रतिज्ञा की आत्मा है। प्रेमचंद इस विरोधाभास का इस्तेमाल सामाजिक ढांचे में गहरे बैठे अन्याय को बेनकाब करने के लिए करते हैं। वो दिखाते हैं कि ये नियम किसी भगवान ने नहीं बनाए, बल्कि एक पुरुष प्रधान समाज ने अपनी सहूलियत के लिए बनाए हैं। और जब अमरकांत इन नियमों को तोड़ने की प्रतिज्ञा करता है तो वो सिर्फ एक स्त्री को नहीं बचा रहा होता, वो इस पूरे पाखंडी ढांचे को चुनौती दे रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमरकांत का संघर्ष सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं है, उसे समाज, परिवार, दोस्तों सबसे लड़ना पड़ता है। स्रोत बताते हैं कि उसे समाज में अकेला कर दिया जाता है। उसके परिवार वाले उसे त्यागने की धमकी देते हैं, दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। ये तो एक सामाजिक बहिष्कार जैसा है। बिल्कुल। और प्रेमचंद ये भी दिखाते हैं कि ये संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी है। अमरकांत के मन में भी शंकाएं आती हैं। क्या वो सही कर रहा है? क्या वो इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार है? यही प्रेमचंद की खासियत है। वो अपने हीरो को कोई सुपरमैन की तरह नहीं दिखाते, बल्कि एक आम इंसान की तरह दिखाते हैं, जो डरता भी है, संदेह भी करता है, लेकिन आखिर में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है। उनका संदेश साफ है, सामाजिक सुधार कोई आसान चीज नहीं है। ये हमेशा संघर्ष और त्याग से ही जन्म लेता है। और इस संदेश को पहुंचाने का उनका तरीका, उनकी भाषा, स्रोत कहते हैं कि वो बहुत सरल है, कोई भारी भरकम दार्शनिक शब्द नहीं। हाँ, लेकिन उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे दृश्यों, आम बोलचाल के संवादों और मामूली घटनाओं के जरिए एक बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। उनकी कलम एक आईने की तरह काम करती है, जो समाज का असली चेहरा बिना किसी लाग लपेट के दिखा देती है। कोई बनावटी भावुकता नहीं, कोई मेलोड्रामा नहीं, बस जीवन का कड़वा नंगा सच। शायद यही वजह है कि 100 साल बाद भी उनके शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं। ये बात मुझे सोचने में मजबूर करती है। लगभग 1 सदी बीत चुकी है। आज विधवा पुनर्वार के लिए कानून है, कानूनी तौर पर कोई रोक नहीं है। तो क्या प्रतिज्ञा जैसा उपन्यास सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनकर रह गया है, या आज भी ये प्रासंगिक है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब थोड़ा जटिल है। हाँ, कानूनी तौर पर हालात बदले हैं। शहरों में पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं के लिए शायद चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन अगर हम सामाजिक सोच की बात करें तो क्या वो जड़ें वाकई उखड़ गई हैं? शायद नहीं। आज भी कई जगहों पर, खासकर छोटे कस्बों और गांवों में, एक अकेली स्त्री, चाहे वो विधवा हो या तलाकशुदा, उसे सहानुभूति से ज्यादा शक की नजर से देखा जाता है। उसके चरित्र पर सवाल उठाना, उसकी आजादी को नियंत्रित करने की कोशिश करना, यह आज भी होता है। समाज आज भी उसे एक अधूरी औरत के तौर पर देखता है। इसीलिए प्रतिज्ञा सिर्फ एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। कानून बना देना एक बात है, लेकिन लोगों के दिलों दिमाग से उन गहरी जमी हुई मान्यताओं को निकालना बिल्कुल दूसरी बात। ये उपन्यास हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि पारंपरिक भूमिकाओं को चुनौती देने वाली महिलाओं के प्रति हमारे सामाजिक दृष्टिकोण में असल में कितना बदलाव आया है। सम्मान और अधिकार का संघर्ष आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। शायद लड़ाई का तरीका बदल गया है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वे ये हैं कि सच्चा धर्म किसी रीति रिवाज या परंपरा से नहीं, बल्कि मानवता से जुड़ा है। असली साहस भीड़ के साथ चलने में नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलने में है जिसे समाज गलत कहता है लेकिन आपकी अंतरात्मा सही मानती है। और सच्चा प्रेम वो समाज के बनाए नियमों से नहीं डरता। बिल्कुल। और अंत में एक विचार मन में आता है जिस पर गौर किया जा सकता है। ये पूरा उपन्यास अमरकांत की प्रतिज्ञा के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें वो एक पुरुष के तौर पर एक विधवा को सम्मान का जीवन देने का वचन लेता है। ये उस दौर के लिए एक बहुत बड़ी और प्रगतिशील बात थी। पर यहाँ एक सवाल उठता है,
क्या एक सदी बाद अब ये चर्चा महिलाओं को अधिकार और सम्मान दिए जाने से आगे बढ़कर उनके द्वारा अपना अधिकार और अपनी पहचान खुद हासिल करने तक पहुंची है, समाज के किसी पुरुष की प्रतिज्ञा या अनुमति के बिना?